पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के नंबर्स पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमारा जॉइंट उम्मीदवार सदर ज़रदारी होगा। मुझे ये बात बताते हुए खुशी महसूस होती है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम अब नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। हम मिले भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाल के आने वाली नस्लों के लिए इसको कामयाब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, वो जो शुकूक व शुबात थे, वो जो पैदा किए गए थे, जो पूरी दुनिया में एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में कोई डेडलॉक है, हुकूमत नहीं बन पाएगी, और तमाम तर इदारे, तमाम तर क़ुव्वतें, तमाम तर रियासतें, तमाम तर सरबराहान रियासत व ममलिकत, वो सब ये सोच रहे थे कि हुन की होएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM और दीगर जमातें JUI और BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इनके अकाबरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जनाब चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, वो इकट्ठे हुए और ये सोचा कि क्यों कर ऐसा न किया जाए कि पाकिस्तान के अवाम को जो मुआशी दलदल में धंस चुके हैं, बेरोज़गार हैं, उनके लिए इकट्ठे हुआ जाए। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन सामने आके लीड किया जाए और ये बताया जाए कि पाकिस्तान मुश्किलात से निकल सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ सूबों के गवर्नर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज़ वो बनाएगी। और बलूचिस्तान के हवाले से भी 3 नाम सामने आ गए कि वज़ीर आला के लिए जनाब सादिक इमरानी, सनाउल्लाह ज़हरी, मीर सरफराज बुख्ती, इनके नाम भी आए। और पीपल्स पार्टी ने पंजाब के गवर्नर के लिए जनाब कमर ज़मान कायरा, जनाब नदीम अफजल चंद और सैयद मखदूम अहमद महमूद, उनके नाम सामने आए। इसका भी फ़ैसला एक आध दिन में हो जाएगा। लेकिन पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उसकी वज़ारत आला के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो नामज़द उम्मीदवार हैं मोहतरमा मरियम नवाज़, उन्होंने आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत की, जिसमें 200 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली, नौमुंतखब अरकान, वो शरीक हुए और उन्होंने उसमें बहुत ही मुफस्सल मुदल्लल गुफ्तगू की। वो क्या कह रही हैं ये भी मुख्तसरन सुनते हैं, उसके बाद शुरका का तारफ़ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सुनिए और देखिए मोहतरमा मरियम नवाज़ को। जो हमारे देहात हैं उनमें हम उसमें बहुत प्रॉब्लम है। लोगों को सीवेज का मसला है, पानी का मसला है, सफाई का मसला है। उसके लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पंजाब में 5 साल के बाद कोई गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है, कोई ऐसा शहर ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो जहाँ साफ़ पानी हम मुहैया ना कर सकें। करप्शन मेरी रेड लाइन है, बैड गवर्नेंस मेरी रेड लाइन है, परफॉर्मेंस जो है वो मेरी रेड लाइन है, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए वो मेरी रेड लाइन है। आप सबको मेरा हाथ, मेरा बाजू बनकर, हम सबको एक टीम बनकर खिदमत के नए रिकॉर्ड्स हमने कायम करने हैं इंशाअल्लाह ताला। जी, करप्शन, बद इंतज़ामी, नाअहली, ये सब रेड लाइंस हैं। पहले तो हम शख्सियतों को देखा करते थे। ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ मेरी रेड लाइन है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये नहीं कहा आसिफ अली जरदारी मेरी रेड लाइन है। लेकिन रेड लाइन मुल्क ही होना चाहिए, उसके मामलात ही होने चाहिए, उसकी इज़्ज़त एहतराम, उसका इस्तेहकाम ही होना चाहिए। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर साफ़ी, तजियाकार और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जनाब अफजल भट्ट। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके तशरीफ़ लाने का। हमारे साथ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा जनाब इख्तियार वली, बहुत शुक्रिया आपके भी प्रोग्राम में शरीक होने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन जनाब अखुंज़दा चटान हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया चटान साहब आपका। और सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब रिजवानुर रहमान रज़ी, वो भी हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया रज़ी साहब आपके वक्त देने का। बट साहब मैं आपसे शुरू करूँगा स्टूडियो में
ये पूरे माहौल को जिस तरह ये चंद दिन गुजरे और उसमें न जाने कितनी गुफ्तगू, कितने तजिए, क्या क्या बातें हुई, अब माहौल कैसा लग रहा है? देखें, मुझे तो वैसे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी और मेच्योर लीडरशिप पे पहले भी ये कॉन्फिडेंस था, लेकिन हम लोग ज़रा जल्दबाज हैं कि एक तरफ मैं आइन की सूरत हाल देखता था कि आइन के मुताबिक वजारत उज़्मा का इंतखाब मार्च के पहले हफ्ते में जाके होना है, ठीक है, और हमें इतनी जल्दी थी, इतनी जल्दी जैसे नतीजे 6 बजे देने कि शायद कल अगर वजारत उज़्मा का इंतखाब ना हुआ तो मुल्क किसी आइनी बहरान का शिकार हो जाएगा, क्योंकि हम बहरानों की जद में रहने वाले कौम हैं, तो हम बाल का बहरान में ना भी हों तो वो वक्त गुजारना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो हम उस वक्त को भी बहरानी कैफियत ज़ाहिर करके अपने सुकून के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे पूरा यकीन था कि क्योंकि अगर ये 29 के करीब जाकर नेशनल असम्बली का इजलास होना है, इजलास के पहले सेशन में स्पीकर का इंतखाब होगा, 9 मुंतखब स्पीकर 4 संभालेंगे, फिर वजारत उज़्मा के लिए जो है वो इलेक्शन के लिए शेड्यूल आएगा और फिर वज़ीर आज़म का इंतखाब होना था, और ये अभी बहुत वक्त बाकी था इसलिए। लेकिन हमें शायद इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि अगर आज वज़ीर आज़म का इंतखाब ना हुआ, कल ना हुआ, तो शायद इस असम्बली का वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। हालांकि अगर ये कैफियत ना भी बनती तो आइनी तौर पर तो पोजीशन क्लियर थी कि अगर 4 कैंडिडेट वज़ारत उज़्मा के आ जाते और पहले राउंड में कोई उम्मीदवार 172 वोट हासिल ना ले सकता था तो असम्बली नहीं टूट रही थी। यस, एग्जैक्टली। फिर आइन के मुताबिक रन ऑफ इलेक्शन होना था कि जो पहले नंबर पे 2 आते और जो ऐवान में मौजूद अक्सरियत में ज्यादा वोट ले लेता उसने वजीर आजम बन जाता था। इसलिए मुझे तो किसी जगह कोई बहरानी कैफियत नजर नहीं आती थी कि कोई असम्बली बहरान का शिकार हो जाएगी। वो जो बट साहब जो ट्रेंड्स चलते रहे ना बाहर से कि अन्नी पा दे, उसने काम खराब किए। मसला यह है कि नहीं, बाहर के ट्रेंड का नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत से बाशऊर लोगों को भी शायद रोज़ाना एक बहस के लिए एक ऐसा मौजू चाहिए होता है कि जिसमें वो आइन की तशरीह अपनी मर्जी से कर सके। और अब तो आइन का हवाला ही कोई नहीं दे रहा था, डेडलॉक, अब तो अपनी अपनी जरूरत, अपना नजरिया था। और मैं ये समझता हूँ कि अगर पढ़ा लिखा बंदा एक मुज़ाकरात की कैफियत को डेडलॉक कह दे तो मैं तो अफसोस ही कर सकता हूँ। डेडलॉक कब होता है? जब आपके मुज़ाकरात खत्म हो जाते हैं, ऐलान कर दिया जाए गल हो गई, डेडलॉक। एग्जैक्टली नहीं भाई जब एक निशिस्त खत्म हुई तो दूसरी निशिस्त का अनाउंस कर दिया गया कि दोबारा होगी, तीसरी निशिस्त का अनाउंस कर दिया गया, तो क्या इसे डेडलॉक मुझे बता जैसे अभी एमक्यूएम की आज भी मुलाकातें अभी भी हो रही हैं, कुछ देर पहले भी हुई हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से भी मुज़ाकरात। इसलिए मैं जो नाजरीन को ये जो चीज़ कन्वे करना चाहता हूँ कि डेडलॉक, हाँ डेडलॉक है पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान के, जिनके दरमियान बात नहीं हो सकती। डेडलॉक है पीटीआई और नून लीग के दरमियान, जिनके दरमियान बात नहीं हो सकती। जहां बातचीत जारी होती है वहां ये कह सकते हैं कि किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके, ये मुज़ाकरात, अब अगला राउंड होगा, उसको डेडलॉक जो जब दुनिया में अमेरिका में कोई जर्नलिस्ट पढ़ेगा, अमेरिका के थिंक टैंक पढ़ेंगे, यूरोप के थिंक टैंक पढ़ेंगे, यूके के, तो वहां डेडलॉक का मकसद ये होता है कि आप बंद गली में चले गए कि जहां कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए जब हम कोई चीज सोशल मीडिया पे डालते हैं, किसी टीवी चैनल पे बैठने का आपको मौका मिलता है, कहीं लिखने का मौका मिलता है, तो अल्फाज का चुनाव जो है वो आप कैसा होना चाहिए कि पूरी दुनिया उसका मफहूम क्या ले। एग्जैक्टली। अच्छा जी, इख्तियार वली साहब, आपके सूबे में जो पार्टी हुकूमत बना रही है वो बाकी जगहों पे एहतजाज करती है, एक ही कहानी है जी। इख्तियार वली साहब, मेरी आवाज आ रही है जी? अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें तो बिजली आ गई है, लाइट वो चले जी, आप जरूर सेटिंग कर लीजिए। अखुनज़ादा चट्टान साहब, जिस तरह अफजल भट्ट साहब ये फरमा रहे थे कि ये जो पहले 6 बजे ही हमने 3% नताइज के हवाले से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद डेडलॉक की बातें शुरू कर दी, सारा कुछ साइड पे रख के आगे बढ़ने की बातें हो रही हैं। क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल, कहाँ से सिरा पकड़ेंगे, सबसे अहम मसला कैसे हल करेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बहरान आ चुका है और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है। मैं अफजल भट्ट साहब के बात के साथ मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। ये मुल्क कई बार बहरानों का शिकार हुआ है और पाकिस्तान के सियासतदानों ने मिलकर इस मुल्क को इन बहरानों से निकाला है। हमसे बांग्लादेश अलहदा हुआ, पाकिस्तान की सियासतदान मिलकर उनको एटमी ताकत बनाया। इस तरीके से सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हुआ, ट्राइबल जीरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो चुका। पाकिस्तानी मिलके पाकिस्तानी सियासतदानों मुल्क को बहरानों से निकाल दिया। तो मुझे पहले भी यकीन था, मुझे अब भी यकीन है, हमारे मसले का हल है मुफाहमत। हमारे जब अगर हमने अपना जो इंतकाम का सियासत है उसको दफन कर दिया और अगर हमने नफरत का सियासत को दफन कर दिया और हम सारे इकट्ठे हो गए और हमने नियत कर लिया कि हम इस मुल्क को इन बहरानों से निकालेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला लोग तो कह रहे हैं ये हुकूमत 1 महीना नहीं चलेगा, कोई कह रहा है ये साल नहीं चलेगा, लेकिन मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि ये हुकूमत अपना 5 साल पूरा करेंगे और इस मुल्क में परफॉर्मेंस देंगे। इंशाअल्लाह ताला मसाइल पे काफी हद तक काबू पाएंगे। इससे पहले भी हमने हमारा जो 2008 से 2013 तक हुकूमत था, हमारे पास भी सिंपल अक्सरियत भी नहीं था, लेकिन जब हमने सारे मिलके और हमने मुफाहमत का सियासत किया, हमने इंतकाम नहीं लिया, कोई एक सियासी कैदी जेल में नहीं था हमारे दौर में, तो हमने 18वीं तरमीम की किया, हमने सवात पे भी पाकिस्तान का झंडा लगाया, बलूचिस्तान में गाना बजाना शुरू हुआ, वो आटे के लिए जो लोग कतारों में खड़े होते थे वो चीज भी खत्म हुई। पाकिस्तान इतना मजबूत हुआ, अफजल भट्ट साहब को भी याद होगा, पेजी साहब आपको भी याद होगा कि पाकिस्तान हमारे ट्रैफिक पुलिस अमेरिकन एम्बेसी के गाड़ी को चौक पे नहीं रुक सकते थे, अगर रुकते थे वो नीचे उतर के फिजिकल मारते थे और गालियां देते थे। हम एक कमिश्नर की भी ट्रांसफर करते थे तो अमेरिकन एम्बेसी से पूछते थे, लेकिन पाकिस्तान इतना मजबूत हुआ कि हमने 9 महीने तक नेटो कॉन्वॉय पे पाबंदी लगाई और अमेरिकन नेशन ने पहले अगर किसी कौम से माफी मांगी तो पाकिस्तान से सलाला पे माफी मांगी। हमने चाइना के साथ गवादर पे मुआहिदा किया, हमने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहिदा किया, यानी ये बड़े बड़े मुआहिदात थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना कमजोर हुकूमत जिसके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है वो इस तरह के मुआहिदे कर सकते हैं या इस तरह के काम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सियासतदानों ने दिखा दिया और ये काम सिर्फ हुकूमत ने नहीं किया था। हुकूमत को कमाल ये था कि वो सबको अपने साथ लेके चल रहे थे, लेकिन अगर ये सारे मिल नहीं न जाते तो ये काम नहीं हो जाते। तो मैं समझता हूँ कि एक पीटीआई को छोड़ के, क्योंकि इनके मफाद इसमें है, वो फॉरेन फंडिंग पार्टी है, इनके मफाद इसमें है कि इस मुल्क में इंतशार हो, अगर इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ जाता है तो इस मुल्क का मईशत मजबूत होगा। इनको छोड़ के मेरे ख्याल से जो सारी सियासी पार्टियां हैं वो इस मुल्क को बचाने के और इस मुल्क के अवाम को इन बहरानों से निकालने के सरपूर कोशिश करेंगे इखलास के साथ। सही। जनाब रिजवान रजी, आप लाहौर में बैठे हैं, चूँकि आज मरियम नवाज साहबा की पहली गुफ्तगू पार्लिमानी पार्टी इजलास से, उसमें मैंने जो इंट्रो में भी ये अर्ज़ किया, रेड लाइन उन्होंने कहा करप्शन है, नाअहली है, बद इंतज़ामी है और इख्तियारात का अपने इक़्तिदार के लिए जो इस्तेमाल है नाजायज़ तौर पे, क्रिमिनल और जुर्म के हवाले से उन्होंने जो कहा, कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, और लाइटर नोट में शुरू करूंगा। आज एक बहुत छोटे से तबके को इस बात का भी सदमा हुआ कि ना तो किसी की ऐसी करने की बात की पंजाब की नई नामजद पहली खातून वजीर आला ने, ना किसी को जेल में डालने की बात की, ना किसी को मूंछों से पकड़ के घसीटने की बात की, ना ओए तोए किया। उन्होंने बड़े आराम से अपना 5 साल का एजेंडा दिया। आप उस एजेंडे से इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे भी बहुत सारे पॉइंट से इख्तलाफ हो सकता है। बड़े सोबर तरीके से उन्होंने अपनी पार्लिमानी इनिंग्स का आगाज किया है। मरियम जो है वो कुछ हवालों से बड़ा यूनिक है, उनका ये वाला कैरियर जो शुरू हुआ है वो पाकिस्तान के तकरीबन आधे से ज्यादा जो हिस्सा बनता है पंजाब का, मईशत उससे भी ज्यादा बनती है इसकी, उसकी वो वजीर आला होंगी और मतलब के वफाक के बाद सबसे मजबूत हुकूमत जो है
वो पंजाब की ही समझी जाती है, फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी। पंजाब इंजन का, इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है। पंजाब चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। इसीलिए देखिए, जब पंजाब के अंदर पिछला तजर्बा नाकाम हुआ तो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ नेगेटिव में चली गई थी। तो बहरहाल आज उन्होंने अपने इसका आगाज किया, उन्होंने अपनी तरजीहात स्पेल आउट की, और सिर्फ ये भी बात ज़हन में रहनी चाहिए कि 2013 से लेके 2018 तक PMLN ने सबसे ज्यादा अक्सरियत के साथ हुकूमत की। तो और ऐवान में उस वक्त उनकी नशिस्तें जो थी वो 207 थी, और अब मेरा ख्याल है 218 आज उन्होंने शो किया है अपनी और अपनी इत्तेहादियों की नशिस्तें। तो बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ जो है मरियम जो है वो ऐवान को लीड करेंगी। उनके लिए चैलेंजेस हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो यूटिलिटीज की प्राइसेस हैं, ज़ाहिर है उसकी प्राइसेस उनके कंट्रोल में नहीं होंगी। पाकिस्तान के पंजाब के अंदर सड़कों का हाल बहुत बुरा है। गुज़िश्ता 5 साल उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई, और सड़क मरम्मत करने को एक जिसे कहना चाहिए ताना बना दिया गया, एक मेना बना दिया गया, जैसे पंजाबी में कहते हैं। उनके ऊपर भी भरपूर तवज्जो देने की जरूरत है। स्कूलों के हवाले से उन्होंने बड़ा रेवोल्यूशनरी ऐलान किया है। पंजाब के स्कूलों के अंदर, और खास तौर पर सरकारी स्कूलों के अंदर दोपहर का खाना सरकार दिया करेगी, जिससे बहुत सारे इलाकों में जहाँ पे गुर्बत की कंसंट्रेशन है और बच्चे जो हैं वो किसी और वजह से स्कूल नहीं आते, स्कूल के अंदर उनकी अटेंडेंस बढ़ेगी। हेल्थ को उन्होंने अपनी टॉप प्रायोरिटीज की में से एक करार दिया है, और जिगर के और कैंसर के नए हॉस्पिटल बनाएंगी। हो सकता है इसकी वजह से किसी की दुकानदारी भी बंद हो जाए, लेकिन बहरहाल ये बड़ा एम्बिशियस टारगेट उन्होंने रखा है, और चारों के चारों उनके सोशल सेक्टर के ऊपर हैं, जिसके अंदर सिविक फैसिलिटीज, हेल्थ, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। IT के 4-5 सिटीज जो उन्होंने बनाने हैं, उनको डिक्लेयर किया है, वहां पे वो इंक्यूबेशन सेंटर बनेंगे, और इस तरह के उन्होंने प्लान्स दिए हैं। वेल थॉट आउट प्लान था जी उन्होंने जो आज अनाउंस किया है, और मेरा ख्याल है कि इसको तवज्जो से सुना जाएगा। सही। इख्तियार वली खान साहब, आप सुन पा रहे हैं जी? इख्तियार वली खान साहब शायद जी इख्तियार वली खान साहब, चले मैं अब सवाल यूँ कर देता हूँ कि मरकज़ में जनाब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, पंजाब में मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला होंगी, तो क्या आपकी पार्टी क्या करेगी? सबसे पहले किस इशू को, किस मसले को एड्रेस किया जाएगा और उसको हल करने की कोशिश की जाएगी? थैंक यू वेरी मच फैज साहब। मुझे आपका पहला सवाल भी याद है जो आपने खैबर पख्तूनख्वा के बारे में पूछा, और मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा उस पर रिस्पॉन्ड करके इस पे आता हूँ। जी जरूर जरूर। बात ऐसी है कि मैं आज इलेक्शन को हुए 12 दिन हो गए, और मैं मुसलसल ये बात पहले दिन से कर रहा हूँ, 9वीं तारीख से, कि जो बात आप कर रहे हैं, एक तो ये कह रहे थे कि हमारे पास कोई 180 लोगों की अक्सरियत है मरकज में, तो मैं थक गया हूं इनको कहते कहते अगर 180 लोगों की अक्सरियत है तो इनको बुलाएं, आप बिठाएं, दिखाएं और अपनी मरकज में हुकूमत बनाएं। लेकिन प्रोपेगेंडा, झूठ बोलना, नौसरबाजी करना, बनारसी ठगों का एक जत्था कि वो फर्जी ख्यालाती, वो शेख चिल्ली के किस्से, अलिफ लेलवी दास्तान, इस तरह के किस्सों में लोगों को और कौम को उलझाए रखते हैं। और मैं ये बात भी इनसे मुतालिबा करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शन हुए हैं, ये अखुंज़ादा चट्टान साहब मेरे भाई बेटे हैं, इन्होंने खुद भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, मैंने भी किया है। हमें ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा कि जिस पोलिंग स्टेशन में एक दिन में 500 लोग वहां पे दाखिल नहीं हुए 8 फरवरी को, वहां से 2000 और 3000 वोट कैसे निकल रहे हैं, हमें वो फार्मूला समझाएं। हम इनसे मुतालिबा करते हैं कि 10 हल्के खोलते हैं तो देखते हैं कि आपके इस मैंडेट में जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने आपको दिया इसमें कितना दम है। बहरहाल अभी तक उसको किसी PTI के लीडर ने, बैरिस्टर गोहर हो या जो इनके यहाँ पर सो कॉल्ड हमारे नामजद वजीर आला हैं वो हो गए, या अली जफर साहब, जो उमर अयूब साहब है, कोई इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मैं इलेक्शन कमीशन में कल इंशाल्लाह पिटीशन डाल रहा हूं और हम उनसे ये मुतालिबा करेंगे कि आप खैबर पख्तूनख्वा के 10 हल्के खोलें, वहां का फोरेंसिक करें, कोई भी हल्के आप उठा लें, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में यूनानी मसली और यूनिफॉर्म तरीके से धांधली हुई है।
और मैं ये नहीं कहता कि वो किसने की है, लेकिन पता लग जाएगा कि धांधली क्यों की है, किसने की है, वो भी लग जाएगा पता। फिर आपने बात की मरियम नवाज की, तो देखिए मरियम नवाज हमारी, एक तो उनको ये एजाज हासिल है कि हमारी हिस्ट्री की वो सबसे पहले खातून वजीर आला बनेंगी, और दूसरा ये कि मरियम नवाज पाकिस्तान की सियासत की वो शख्सियत है जिन्होंने कोई ओहदा लिए बगैर अपने तमाम नाकर्दा जुर्म के उन्होंने कीमत चुकाई है। उन्होंने नवाज शरीफ की बेटी होने की कीमत चुकाई है, उन्होंने शहबाज शरीफ की भतीजी होने की एक कीमत चुकाई है, कई बार जेल जा चुकी और लंबे अरसे तक वो पाबंदे सलासल रही, उन पर बड़े मुकदमे बने, यहाँ तक कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग तक की गई थी नेब की अदालत में पेश होते वक्त। और सबसे ज्यादा तकलीफ दे वक्त और लम्हा वो था जब एक बीमार बाप के सामने उनको अरेस्ट किया गया था। आज जो उन्होंने जिस तरीके से अपना एक मंशूर और अपना एक विजन पेश किया है, उन्होंने कोई इंतकामी कार्रवाई की बात नहीं की, उन्होंने किसी बदले की बात नहीं की, उन्होंने बात की कि नए स्कूल बनाने हैं, नए कॉलेजेस बनाने हैं, पंजाब में कोई सड़क कोई गली कच्ची ना रहे, सबको पीने का साफ पानी मिलना चाहिए, रोजगार की बात की, आईटी सेंटर्स की बात की। पता चल रहा था कि पंजाब पर 5 साल जो बुज़दारी और इमरानी हुकूमत मुसल्लत की गई थी, उसको पंजाब को उस तसल्लुत से आजादी इख्तियार वली साहब चलें, ये मैं एक और सवाल भी, आज राना तनवीर हुसैन साहब भी और एहसन इकबाल साहब भी मरियम साहबा के साथ थे बतौर रुकने पंजाब असम्बली, किन किन को पंजाब में रखा जा रहा है, किन को मरकज में लाया जा रहा है? सर ये अभी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप, बल्कि इवन मियां नवाज शरीफ साहब खुद डिसाइड करेंगे कि कौन कहाँ पे रहेगा, कौन मरकज में रहेगा, कौन सूबे में रहेगा। तो वो अभी 1, 2, 3 अगले दिनों में वो डिसाइड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि कंपैरिजन करें, इमरान खान का एक नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, वो अपनी नामजदगी के बाद उनका लहजा क्या है, उनकी बात क्या है, इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे, वो तुन के रख देंगे, ये तुन के रख देंगे जी, फला से ये करेंगे, उसके साथ, मतलब मुझे जो खैबर पख्तूनख्वा लग रहा है, जो यहाँ पर एक बंदे को नामजद किया गया है इमरान खान की जानिब से, मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान जैसे हालात पैदा किए जाएंगे, लेकिन हम उनको इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। मरकज में हमारी और पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों की हुकूमत, ये हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी होगी कि हम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ऐसे आग में नहीं झोंकेंगे और न किसी को झोंकने देंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात खराब। मैं एक राउंड और भी प्रोग्राम, अफजल भट्ट साहब, ये जो इख्तियार वली साहब ने जिस खदशे का इजहार किया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये मुल्क दुश्मनी मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन हुब्बुल वतनी भी नहीं है। देखें फैज साहब, मेरा ख्याल है कि अभी रिसेंट हिस्ट्री को देखें या थोड़ा सा पीछे जाएं तो अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेरा ख्याल है कि मेच्योरिटी का मुजाहरा सब कर रही हैं, तो जो नहीं कर रहे उन्हें भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क इस बात की किसी को इजाज़त नहीं दे सकता। मैं ये लफ्ज़ नहीं बोलता कि मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता, पाकिस्तान को ये हो जाएगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला कायम रहना है, आगे बढ़ना है, इससे तरक्की करनी है। जो पॉलिटिशियन, जो लोग पाकिस्तान के मतलब गलत बात करेंगे वो खुद नेस्तो नाबूद होंगे, पाकिस्तान कायम रहना है। इसलिए इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के वजूद को कोई खतरा नहीं है। हमें अक्सर जो कहते हैं कि खुदा न खास्ता ये हो गया तो पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ गया, मैं कभी ये लफ्ज़ बोलता नहीं हूँ और इसको कभी पसंद भी नहीं करता हूँ। सही। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि जिस तरह के अभी रजी साहब बता रहे थे आज मरियम नवाज शरीफ के खिताब के हवाले से, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग के उनका भी एक इंतकाम का जज्बा पहली तकरीर में नजर आएगा। मैं सही बात जो है, इतने कर्ब के बाद शायद वो देखिए ना, बोले जो एक थोड़ा सा
ये भी देख लें कि जिसने बाप अपने को जिस हालत में देखा, माँ को देखा, दादे की कब्र को देखा, ये सारी चीजें जो है ना उन हालात में जब आपके पास पार आती है तो फिर इंसान कह सकता है, हाँ। यानी तो ये तो अपना जज्बाती कैफियत होती है। तो मेरा लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर उन्होंने इंतकाम की बात नहीं की, अगर उन्होंने किसी की पकड़ दकड़ की बात नहीं की, और जिस तरह के मियाँ बरादरान के हवाले से एक होप होती है, वो आएंगे तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे, तरक्की की बात करेंगे, तो ज़ाहिर है हेरिटेज में तो ये मरियम को मिली है ये चीज़ें, उसे पता है कि मुस्लिम लीग नून की उठान कहाँ से है, लोगों की तवक्कुआत कहाँ पे हैं, तो और फिर उसने इसी माहौल में परवरिश पाई है। तो मेरा ख्याल है कि 3-4 चीज़ें, मैं क्योंकि उनकी तकरीर नहीं सुन सका, लेकिन जो रजी साहब ने जिस तरह बताई है कि अगर प्राइवेट स्कूलों में पंजाब के ये हो जाता है कि लंच बच्चे को वहां से मिलेगा, और सरकारी भी, हाँ। सरकारी मिलेगा, तो ये 5 स्टार स्कूलों में तो ये सहूलत है। लेकिन अगर टाट स्कूल के अंदर ये हो जाए, और अगर ये हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि जो हम गुज़श्ता 10-15 साल से कभी पढ़ा लिखा पंजाब, कभी कोई कैंपेन चलाते हैं, तो ये इटसेल्फ इतनी बड़ी कैंपेन होगी कि वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देंगे, और बच्चे जाएंगी भी, ठीक है। एक तो ये उन्होंने बहुत, एक जो उन्होंने इंतकाम की बात नहीं की, हाँ। और दूसरा जो उन्होंने अहदाफ बताए, हाँ। जो अहदाफ 4-5-6 वो बताए हैं, क्योंकि आमतौर पर ये कहा जाता है कि सिस्टम ऑटो पे होता है, कि यानी रहना यही है, इसमें किसी भी जो बंदा आता है उससे उसकी में का बाल का परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, बाल का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहती। लेकिन अगर आप नए इनिशिएटिव देते हैं तो वो आपका एक नया रोल होता था। अभी तक तो मरियम नवाज शरीफ ये थी कि ये नवाज शरीफ साहब की साहबजादी है, लेकिन अब वो खुद, अब अगर वजीर आला बनने के बाद लोगों ने देखना है कि मरियम नवाज शरीफ क्या करती है। यस। तो अगर तो उन्होंने जो अहदाफ दिए हैं, इन अहदाफ पर अमल दरामद के लिए वो कमर बस्ता हो जाती हैं और इसमें उन्हें कामयाबी मिलती है, तो मेरा अपना ख्याल यह है कि ये उनकी पॉलिटिकल शुरुआत अब है। स्ट्रगल उन्होंने तो किया है, लेकिन पाकिस्तान में जब तक आपको कोई इख्तियार नहीं मिलता, इक़्तिदार नहीं मिलता, उस वक्त आपकी सलाहियतों का इम्तिहान शुरू होता है कि जो जब आपने ये कहा है कि करप्शन मेरी डेडलाइन है, तो वो मरियम नवाज शरीफ के इक़दामात बताएंगे। यस, एग्जैक्टली। इसके लिए वो क्या क्या करती है, अमलन क्या होता है। अच्छा जी, अखुंज़ादा चट्टान साहब, ये फरमाइएगा कि सिंध में किसको वज़ीर आला बना रहे हैं आप, और फिर 3 नाम बलूचिस्तान के हवाले से भी आए, उनमें से वज़ीर आला कौन होगा, और पंजाब के गवर्नर के हवाले से भी 3 नाम आ चुके हैं, कौन कौन सामने आएगा जी? ठीक है जी, ये तो पार्टी लीडरशिप फैसला करेंगी कि कौन सिंध का वजीर आला होगा, कौन पंजाब का वजीर आला होगा, कौन पंजाब का गवर्नर होगा, कौन पुख्तनख्वा का गवर्नर होगा। तो ये तो लीडरशिप के फैसले, और मेरे ख्याल में सीसी ने उनको मुकम्मल इख्तियार दिया है, तो वो फैसले करेंगी। सही। अच्छा खुदा चट्टान साहब, अभी जो बात हो रही थी कि आपने भी पहले ये फरमाया कि, और ख़ास तौर पे इख्तियार वली साहब का ये जुमला कि अल्लाह ना करे हालात को ख़राब करने की साजिश है, उसको अवामी सतह पे कैसे टैकल करना है। इंतज़ामिया तो करेगी, रियासत तो करेगी, लेकिन अवाम के जहनों में जो चीज़ें भर दी गई हैं और जिस नहज पे ले आया गया है, उसको कैसे हमने एड्रेस करना है। देखिए जी, 2010 से जो मुसलसल एक कोशिश किया गया है और लोगों के आंखों पे जो पट्टी बांधी गई है और लोगों के जहनों पे जो पट्टी बांधी गई है, तो इसका उतारना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन लोहा लोहे को काट रहा है, नैरेटिव को जो है नैरेटिव काटता है, और हुकूमत अपने कारकर्दगी से साबित करेंगे। जब हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी होगी तो लोगों के नजरों में आ जाएंगे कि भाई कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। दावे तो इमरान खान साहब ने बहुत बड़े बड़े किए थे, लेकिन उन्होंने डिलीवर नहीं किया। तो मैं समझता हूँ अगर ये हुकूमत डिलीवर करते हैं, गरीब को कोई रिलीफ देते हैं, मुल्क की मईशत को
कोई सहारा देते हैं तो खुद ब खुद हालात ठीक हो जाएंगे। ये तो हुकूमत के कारकर्दगी पे डिपेंड करेंगे कि जो हुकूमतें बन रही हैं इसकी कारकर्दगी क्या होगी। अगर कारकर्दगी अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह ताला हालात भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि सारे पाकिस्तानी चाहते हैं कि गैस की कीमत कम हो, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को रोजगार के मौके मिले, लोगों की तनख्वाहें बढ़े। तो ये लोगों की ख्वाहिश है और अगर इसमें बेहतरी आ जाती है, मैं नहीं समझता हूँ कि लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक बेहतरी आ जाएंगे, लेकिन इंडिकेटर भी अगर आ जाएंगे कि आप मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ये जो झूठ का प्रोपेगेंडा है फिर इसका इतना असर नहीं होगा। अच्छा चट्टान साहब, वैसे MQM और पीपल्स पार्टी के माबैन कराची में या सिंध में आप क्या देख रहे हैं? देखिए जी, हम तो चाहते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं, हमने तो जरदारी साहब को सीसी ने ये टास्क दिया है कि आप मेहरबानी करके आप मुफाहमत के बादशाह है, सबको एक टेबल पे लाए। PTI को भी कोशिश करे कि इसमें जो अच्छे लोग हैं, जो बात की समझने वाले लोग हैं, ज्यादातर तो आजकल PTI में वो कला आ गई, सियासी लोग नहीं है। अब सियासत अपनी जगह एक चीज है, दुनिया में हर इंसान का अपना तरबियत होता है। जरूरी नहीं है कि एक बंदा अच्छा वकील है तो वो अच्छा पॉलिटिशियन भी होगा, तो इसके साथ बात करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन बहरहाल हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो बात समझने वाले लोग हैं, जो मुल्क के साथ मोहब्बत रखते हैं, कि हम इन लोगों को भी टेबल पे लाए और इस मुल्क में एक सियासी इस्तेहकाम लाए, क्योंकि मुल्क की मईशत के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। अब सिंध और पंजाब का मसला तो मईशत है, लेकिन हमारी पुख्तनख्वा का मसला अमन व अमान है। यहाँ पे दहशतगर्दी ने दोबारा, पिछली हुकूमत ने जो 20,000 लोगों को लाया और उसको बसाया, 3,000 लोगों को जेलों से छोड़ा, तो दहशतगर्दी ने दोबारा एक बदतरीन शक्ल में सर उठाया। मेरे हल्के में जैसा इलेक्शन शुरू हुआ तो 7 हमले हो गए, इसमें 4 कैंडिडेट्स पे हो गए, जिसमें 3 कैंडिडेट जख्मी हो गए और एक कैंडिडेट जो PK का भी कैंडिडेट था और NA का भी कैंडिडेट था, उनको शहीद किया गया, जिसकी वजह से इलेक्शन भी मुलतवी हुआ। तो हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो अमन अमान का मसला है। तो इन सारी चीजों के लिए जरूरी है कि हम सारे एक पेज पे आ जाएं। तो हम MQM को भी चाहते हैं कि वो भी आए, बाकी जो पार्टी है उनको भी लाए, और मुल्क की जो मसाइल है, मुल्क है तो हम है, मुल्क नहीं है खुदा न ख्वास्ता तो हम सियासत क्या करेंगे, और अब फिर तो किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि मुल्क के काम के लिए सबको एक टेबल पे लाएं। एक टेबल पे जाए। रजी साहब, आपको क्या लगता है एक टेबल पे सब आ जाएंगे? क्योंकि वो तो उधर से तो ऐलान हुआ है कि नहीं, मैं ना मानसा हूं। देखिए, एक टेबल पे सब आ चुके हैं। अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट दूं तो आपने हैरान नहीं होना, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा। इख्तियार वली साहब जो हैं, अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे, मेरा ख्याल प्रोग्राम के अंदर ही मौजूद है। इख्तियार वली साहब हमारे कुलीग हैं, जर्नलिस्ट हैं, लिहाज अली, जो पेशावर में होते हैं। वो इलेक्शन वाले दिन से, बल्कि उससे एक दिन पहले से शोर मचा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि इलेक्शन स्टाफ को KPK के अंदर मैनेज किया गया, लालच दे के मैनेज किया गया। उन्हें कहा गया हम तुम्हें अच्छी पोस्टें देंगे, तुम हमें हमारी मर्जी के नताइज दो। मुझे समझ नहीं आ रही, वो जर्नलिस्ट जो है वो अपना फर्ज पूरा कर रहा है, वहां की जो सियासी क्यादत है, जिसका मैंडेट चोरी हुआ है, जिसके साथ हाथ हुआ है, वो मुंह में घुघड़ियां डाल के क्यों बैठी हुई है? मेरा मतलब इख्तियार वली मुझे आज बता रहा है कि जी मैं कल जा रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के पास, वो दूसरे दिन क्यों नहीं गया? ये रवैया जो है, मतलब जर्नलिस्ट अपनी जान खतरे में डाल रहा है, आपको पता नहीं वो उसके साथ करेंगे क्या। लेकिन उस शख्स ने अपने जर्नलिस्ट होने का हक अदा किया है। उसने कहा जी ये तरीका वारदात था। वहां पे जो PCS और CSP अफसरान थे, उनको कहा गया तुम्हें अच्छी अपॉइंटमेंट दी जाएंगी, तुम्हें अच्छी असाइनमेंट और पोस्टें दी जाएंगी। एक तो ये बात मैंने कहनी थी। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कुछ लोग हैं, उनका काम है रोना। रोंदू हजरात ने कहा जी वो 21 अक्टूबर को नहीं आएगा, वो आ गए। रोंदू हजरात ने कहा जी अदालत उनको अंदर कर देगी, अदालत ने जमानतें दे दी। रोंदू हजरात ने कहा कि जनाब वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया। फिर उन्होंने शर्तें लगा ली कि इलेक्शन नहीं होगा 8 फरवरी को, इलेक्शन 8 फरवरी को हो गया। फिर मैंने 4 जनवरी को स्टोरी दी थी, आपके प्रोग्राम में भी बैठ के इंकशाफ किया था, आपको याद होगा। मैंने कहा इन्होंने इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए पूरे इंतजाम किए हुए हैं और उसके लिए डिजिटल धांधली करेंगे। इन्होंने
वो जो फॉर्म 45 है, फॉर्म 47 है, और आखिर में यही जाहिर हुआ, मुल्तान से इनकी एक कैंडिडेट को बकायदा 420 के मुकदमे का सामना करना पड़ा कि वो जाली उठा के ले गई। आज जो बीबीसी से गुफ्तगू की है उनकी एक खातून ने, शानदाना गुलजार ने, नाम ले लेते हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब 90,000 के करीब इलेक्शन स्टाफ है और वो सारे के सारे कुरान पे हलफ दे कि उन्होंने धांधली नहीं की। इसका मतलब है कि इनके पास धांधली के कोई सबूत नहीं है। अब बात कुरान की कसमों के ऊपर आ गई है। इसका मतलब है कि इन्हें चाहिए ये अपने इल्जाम ड्रॉप करें और माजरत कर लें कौम से कि हम बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे थे, अब आप कसमों कुरानों पे आ गए, यार कुछ खुदा का खौफ करें। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरह इन इलेक्शन को जो है वो कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। लेकिन इंटरनेशनल कुव्वतों की, अमेरिका ने इन इलेक्शन को एंडोर्स कर दिया है, कंडोन कर दिया है, चाइना ने एंडोर्स कर दिया है, हमारे दोस्त सऊदी अरब ने एंडोर्स कर दिया। इनकी तमाम कैंपेन जो है उसके बावजूद जिसपे बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च हुए वो उसमें कैंपेन नहीं चलाई गई। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि जिनका मेटल चोरी हो रहा है, जिनका मैंडेट चोरी हो रहा है, जिनके एसेट चोरी हो रहे हैं, हमारे सियासतदान पीपल्स पार्टी के और पीएमएल के, वो अभी तक इसी सोच में बैठे हुए हैं कि जी नरेटिव बिल्डिंग पता नहीं क्या चलो पूछ लेते हैं। अरे भाई ये दुनिया की इमर्जिंग साइंस है भाई, पूछ लेते हैं। अमेरिका के इलेक्शन में भी इस्तेमाल होती है ये, और हुई थी पिछले इलेक्शन के अंदर। वो अमेरिकी अभी तक रो रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी करके ट्रंप को सदर बना दिया गया था। तो ये होती है मेरे भाई। तो इसलिए आप भी अब 21वीं सदी में तशरीफ ले आए, उसी के लिए लाते हैं। इख्तियार वली साहब को लेने चले जाएंगे। आखिरी फिक्रा वो ये है कि ये गुज़िश्ता टेक्निक्स के साथ आखिरी इलेक्शन था पाकिस्तान की तारीख में। आप अगर डिजिटल वर्ल्ड में नहीं आएंगे तो आप पॉलिटिकल सीन से आउट हो जाएंगे। इख्तियार वली साहब मेरी बात लिख लीजिए आज। सही, चलो इख्तियार वली साहब, मेरे कोई सवाल नहीं है, रजी साहब ने जो नुकात उठाया जरा जवाब दीजिएगा। देखिए, एक रईस साहब ने बड़ी अच्छी बात की। एक तो मैं इनको तसल्ली कराता हूं कि मुझे लिहाज अली ने जो बात उठाई है मैं उसको सेकंड भी कर चुका हूं, उसको सपोर्ट भी कर रहा हूं, और आप दुआ करें इंशाल्लाह हमारे होते हुए उनका कोई बाल भी बेका नहीं कर सकता। हम उनके साथ खड़े हैं, उन्होंने बिल्कुल सही निशानदही की है। और मैं बिल्कुल 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं, 9 फरवरी से मेरा यही बयान है, तमाम टीवी चैनल्स पर, अखबारात में, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, सब जगह पे हमने ये स्टेटमेंट दी है कि हमारे साथ बैठे हैं, 10 हल्के खोले। खैबर पख्तूनख्वा को तीसरी बार जाली असेंबली दे दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा को एक तजर्बागाह बना दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा से जो पीटीआई को मैंडेट मिला है ये ओरिजिनल मैंडेट नहीं है। हम समझते हैं, बल्कि हमारा यकीन है कि अगर ये थैले खुल गए, इसका फोरेंसिक हुआ तो पीटीआई इसमें से आउट हो जाएगी। दूसरा, मैं आपकी तसल्ली के लिए ये कह दूं कि ना सिर्फ मैं मुस्लिम लीग नून बल्कि जमीयत के मौलाना फजलुर रहमान साहब और अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर खान हुती साहब, अहमद वली साहब, इन सब ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद किया है। और जो इल्जाम या जो खदशात मैं बता रहा हूँ ये सब उनका भी यही बयान है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन जो है ये मैनेज हुए हैं और इसका बाकायदा पहले से रिजल्ट बना दिया गया था कि कौन से हल्के से क्या रिजल्ट निकलना है। मेरे हल्के में जो बंदा कामयाब हुआ है उसका एक पोस्टर तक नहीं था, उसकी कैंपेन तक नहीं थी, उसका कुछ भी नहीं था। वो कैसे 90-92 हजार वोट ले सकता है? इज इट पॉसिबल? हमसे तो लोग मतलब पीटीआई के दर्जनों नाजिमीन मेरे साथ शामिल हुए, काउंसलर शामिल हुए, 20-22 एक्स नाजिम और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर और तहसील नाजिम हमारे साथ शामिल हुए। तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि इनकी टीम सारी हमने तोड़ के वो हमारे साथ शामिल हो गई और इलेक्शन ये लोग जीत जाए। इम्पॉसिबल। हल्के खोलने की जरूरत है और खैबर पख्तूनख्वा के साथ ये बड़ी ज्यादती हो रही है। 2013 में तब्दीली को रूशनास किया गया था, तब्दीली वॉज बीन इंट्रोड्यूस्ड। 2018 में तब्दीली आई नहीं, तब्दीली को लाया गया था। 2024 में ये नहीं पता कि कौन सा तजर्बा ये करना चाहते थे और इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा पे एक फर्जी किस्म की ऐसे लोगों को थोप दिया। यकीन करें कि हम तरक्की के सफर में इस वक्त चारों सूबों में सबसे पीछे रह चुके हैं और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पत्थर के जमाने में भेज दिया गया है।
ये हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। तो मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप भी हमारी आवाज को सपोर्ट करें और जो हमारा मुतालबा है हम इसको और ज्यादा कुव्वत से और शिद्दत से कर रहे हैं। दूसरा जो उन्होंने मुझसे सवाल किया, मैं बताना पसंद करूंगा कि मैं कल क्यों जा रहा हूं। मुझे मेरे रिटर्निंग ऑफिसर ने, मैंने उनको दरखास्त दी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे, रईस साहब आपको भी भेजता हूँ और फैज साहब आपको भी भेजता हूँ, चिटान भाई को भी भेजता हूँ, आप सब मैं अभी व्हाट्सएप करता हूँ। मैं 9 तारीख से अपने रिटर्निंग ऑफिसर को ये कह रहा हूं कि जो मेरे पास फॉर्म 45 है उसके साथ आपका रिजल्ट मैंने टैली करना है, आप मुझे अपने फॉर्म 45 की नकल दे दें, मुसद्दिका नकल। आज 12 दिन हो गए मुझे वो नकल नहीं मिले। मैं प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन के पास गया हूं, मैंने 15 तारीख को वहां पर मैंने उनको दरखास्त दी हुई, उन्होंने मेरी दरखास्त वापस आरओ के पास भेज दी है। वो आरओ कहता है कि फॉर्म 45 हमने इलेक्शन कमीशन को दे दिया, इलेक्शन कमीशन कहता है कि आरओ के पास है। आप समझ जाएं कि क्या घपला हुआ है। तो धांधली अल्लाह ताला मैंडेट है, अल्लाह ताला रहम करे इस मुल्क पे। के साथ ये ज्यादती की। हाँ जी रजी साहब, कुछ तसल्ली तो शफी हो गई? नहीं, और भी इनको एक्टिवेट करना है। अच्छा चले, हंसते हुए ही होना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी मुस्कुराता रखे। इख्तियार वली साहब बहुत शुक्रिया, अखुंज़ादा चित्रान साहब थैंक यू वेरी मच। रजी साहब बड़ा मशकूर ममनून हूँ, लाहौर मिलेंगे और भट्ट साहब को साथ लाने की कोशिश करूँगा। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन, आखिर में ज़िंदगी का हिस्सा है हंसना, रोना, मुस्कुराना, टेंस होना, रिलैक्स होना, लेकिन मैं आखिर में ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम जनाब नज़ीर नाजी। 81 साल की उम्र में उनका आज लाहौर में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काटदार जुमले, गुफ्तगू, अंदाज़ और फिर सवेरे सवेरे के नाम से कॉलम और ऐसी ऐसी तरह इस्तेमाल करनी, ऐसा ऐसा इस्तारा इस्तेमाल करना, और उसके साथ वो जो हम कई अल्फाज को मुख्तसर करना चाहते थे तो हमसे नहीं होते थे, वो एक लफ्ज़ में कई चीज़ों का मानी और मतलब बता दिया करते थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और मुझे अच्छी तरह याद है जब यहाँ वो पहली दफ़ा जब आए ना पीपल्स पार्टी के दौर में, हज़रत वो कब्रों वाले, खुदाई वाले, तो मुझे नाजी साहब ने रोज़ ही बुला लेना कि यार वाक़या दस कोई, और फिर उन्होंने जो कॉलम लिखे फिर उस पर, वो आज भी तारीख़ का हिस्सा है। बरादरम अनीक नाजी से भी, सरमत से भी मैं उसका इजहार करता हूँ। चौथा सुतून की टीम, अफजल भट्ट साहब पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट, उनके रफ़का, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उनकी जो जो खूबसूरतियाँ थीं, जो तहरीरें थीं, जिसको पढ़ के लोग सीधे रास्ते पे आए, अल्लाह उन्हें कबूल करे और अल्लाह ताला उनकी जो भी कोताहियाँ थीं उससे दरगुज़र फरमाए और उनके बच्चों को सब्र अता करे। अच्छी ज़िंदगी गुजारी नाजी साहब ने, भरपूर ज़िंदगी गुजारी। ग्रुप एडिटर थे दुनिया ग्रुप के। अल्लाह ताला हम सब का ख़ात्मा आसानी से करे, ईमान पे करे, और हमें अपनी ख़ुद एहतसाबी का वो जो जज्बा है वो भी अता करे। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।